हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं पुनीत कुमार, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलो गाइस, जैसे कि हम लेकर आ रहे हैं भाई आपके लिए आजकल साइंस के क्वेश्चन। ठीक है गाइस, यानी कि साइंस के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। साइंस में भी क्या दोस्तों, ज़्यादातर हमने जो फोकस किया है इस बार फिजिक्स पर फोकस किया है। पहले हम फिजिक्स के क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है गाइज, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं भाई फिजिक्स के क्वेश्चन। बहुत ही धमाकेदार और शानदार प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल से भी प्रश्न है, ये भी कन्फर्म है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कुछ सवालों को लेकर। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किन युग्मों में के भौतिक विमीय सूत्र समान होते नहीं है। यानी कि वो भौतिक विमीय सूत्र की बात कर रहा है दोस्तों, यानी कि ऐसी कौन सी राशि है जिसका भौतिक विमीय सूत्र क्या है दोस्तों, समान नहीं है। ठीक है गाइस, पहले बात करते हैं हम ऑप्शन बल एवं दाब। क्या बल एवं दाब का समान है? तो दोस्तों अगर बल की बात करें तो बल का जो फॉर्मूला होता है वो तो दोस्तों एम ए का मतलब होता है द्रव्यमान, और ए का मतलब तुम्हारा दोस्तों LT-2। तो यानी कि बल की जो विमीय सूत्र बनेगा दोस्तों वो बनता है MLT-2। ठीक है गाइस, क्या बनता है अभी बल का विमीय सूत्र MLT⁻²। इसी प्रकार दोस्तों हम दाब की बात कर लेते हैं। दाब का होता है दोस्तों P बराबर FA का मतलब हो गया बल का क्या बना दोस्तों MLT⁻² बटे, और दाब का बना दोस्तों क्या, क्षेत्रफल है तो एरिया मतलब L²। L से L कटेगा तो गाइस क्या बनेगा, ये बनेगा ML-1T⁻²। तो गाइस क्या ये दाब का समान है? नहीं है। तो गाइस ठीक है, अब यहीं से हमारा सवाल जो है दोस्तों सोल्व हो जाता है। उसने कहा कि निम्न में से किन युग्मों के भौतिक विमीय सूत्र समान है। कार्य एवं ऊर्जा दोस्तों, कार्य एवं ऊर्जा का बिल्कुल समान विमीय सूत्र होता है। संवेग एवं आवेग दोस्तों सॉरी आवेग है, आवेग का भी विमीय सूत्र समान होता है। और भार एवं बल, यानी कि जो भार का होता है, भार क्या होता है दोस्तों, भार होता है W बराबर mg। mg का मतलब दोस्तों जो हमारी पृथ्वी होती है वो क्या करती है, वो भार हम पर लगाती है। ठीक है गाइज, तो इसीलिए यहाँ पर mg होता है, और mg बराबर ma। a मतलब त्वरण होता है और g मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो दोनों की जो विमा होती है दोस्तों इनकी भी बराबर होती है। तो इसका जो आंसर है, उसने पूछा है कि विमीय सूत्र बराबर नहीं है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि बल एवं दाब क्या जो विमीय सूत्र है वो समान नहीं होता है। क्लियर गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं भी। खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं खगोलीय इकाई की, क्वेश्चन नंबर 2 में खगोलीय इकाई जो संबंधित होती है दोस्तों वो होती है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। किससे संबंधित होती है दोस्तों, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा। दोस्तों हम वेग की बात कर रहे हैं, यानी कि वेग जो होता है हमारा v होता है, अगर उस वेग को दोगुना कर दिया जाए तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले ऑप्शन में कहा दोस्तों त्वरण दुगना हो जाएगा। अगर दोस्तों हम त्वरण की बात कर ले तो त्वरण का एक इक्वेशन होता है हमारे पास v बराबर u प्लस at। ठीक है गाइस, यानी कि वेग को उसने 2v कर दिया, u अगर 0 भी है तो प्लस a बटे टी। लेकिन समय कहाँ से आएगा, तो भाई ये वाला जो ऑप्शन है पहला वाला त्वरण दुगना वाला, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर गाइस, दूसरा कर लेते हैं, चाल 4 गुनी हो जाएगी। अगर हम चाल की बात करते हैं दोस्तों, हमारी जो स्पीड होती है, ठीक है दोस्तों, s बराबर क्या होती है भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है गाइस, दूरी बटे समय, लेकिन उसमें डिस्टेंस भी होनी चाहिए। ठीक है, या अगर हम बात करें वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। लेकिन वो कह रहा है कि वेग को दुगना कर दिया जाए। अगर वेग को चलो दोगुना करेंगे तो हमारे पास विस्थापन और समय का भी इनमें से कोई सी ना कोई सी एक वैल्यू पता होनी चाहिए, या अगर इनका वेग निकालना है गाइस तो हमें विस्थापन और समय का भी पता होना चाहिए। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, गतिज ऊर्जा कितनी 4 गुनी हो जाती है। और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, भार दुगना हो जाता है। तो भार की भी बात बाद में करेंगे, पहले देखते हैं गतिज ऊर्जा। देखो दोस्तों, गतिज ऊर्जा का मतलब 1/2 mv² होता है। अगर v की जगह मैं क्या कर दूँ 2v का मतलब दुगना होता है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चा, 1/2 m इंटू 2v का होल स्क्वायर। और 2v का अगर होल स्क्वायर करेंगे गाइस तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 गुणा 1/2 mv²। क्लियर है गाइस, यानी कि 2 का वर्ग होता है आपका 4, और ये 4 मैंने ले लिया बाहर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गतिज ऊर्जा हमारी 4 गुनी हो जाती है। क्या ऐसा कुछ है, चलो देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन में गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों, आ रही बात समझ में।
यानी कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 गुना हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसी पिंड के भार तथा द्रव्यमान में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है तथा भार स्थिर होता है। भार परिवर्तनीय होता है तथा द्रव्यमान स्थिर होता है, दोनों सत्य है, दोनों गलत। कई देखो, अगर हम बात कर लें, अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान की यानी कि मास की, ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान की मास की, तो मास क्या होता है, मास आपका स्थिर रहता है, ये कहीं पर भी जाकर चेंज नहीं होता। लेकिन जो भार है, भार आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसमें हम ऐसा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, भार परावर्तनीय होता है, यानी कि परिवर्तन हो सकता है भार में, जबकि द्रव्यमान क्या रहता है दोस्तों, स्थिर रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण, यानी कि कोई ऐसा असंतुलित बल है द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है साहब, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है साहब, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है या शून्य होता है। अब देखो गाइज, हम बात कर रहे हैं त्वरण की। अगर मैं बात करूं F बराबर ma, ठीक है गाइज, ये हो गया। अगर हम a को भी एक तरीके से कांस्टेंट माने तो F प्रोपोर्शनल होता है किसके, a के, यानी कि ये क्या होता है, इसके बल के कैसा होगा भाई दोस्तों, अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर गाइज, यानी कि जो कह रहा है किसी संतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया से संबंधित है, यानी कि न्यूटन का जो थर्ड नियम है दोस्तों, न्यूटन ने सेकंड नियम दिए थे भाई, यानी कि 3 नियम दिए थे। तीसरे नियम की हम बात कर रहे हैं, किसका नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का दोस्तों ये क्या है आपका नियम। क्लियर है गाइस, यानी कि तीसरा जो नियम है न्यूटन का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, उसमें पूछा है कि कौन सा इससे संबंधित बल है। हम ध्यान देते हैं गाइस, हमेशा एक ही दिशा में लगे होने चाहिए बल, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या न्यूटन के तीसरा नियम ये कहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही दिशा में होगा। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम दोनों ऑप्शन और देखते हैं। भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं का परिणाम, यानी कि बल का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है, किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए, भाई ऐसा भी नहीं है। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, ऐसा हमारा आंसर सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर गाइज। अब देखो, न्यूटन ने हमारे 3 नियम दिए थे, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बता दूं। प्रथम नियम, न्यूटन का जो प्रथम नियम है दोस्तों, फर्स्ट नियम, उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। वह गैलीलियो, ठीक है गाइस, गैलीलियो का नियम भी इसे हम कह देते हैं। यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कह देते हैं। और इस नियम से एक खास बात निकलती है दोस्तों, फर्स्ट नियम से क्या, वो खास बात ये निकलती है कि इससे बल की परिभाषा हमें प्राप्त होती है। न्यूटन के कौन से नियम से दोस्तों, प्रथम नियम से। अगर सवाल में पूछ ले जाए कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है, तो दोस्तों वो न्यूटन के प्रथम नियम से हमें प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है गाइज, बल की परिभाषा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं न्यूटन के दूसरे नियम की दोस्तों। दूसरा नियम क्या कहता है न्यूटन का, न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है दोस्तों, वो होता है हमारा संवेग का नियम, या संवेग संरक्षण पर यह आधारित होता है, संवेग पर आधारित होता है। जबकि इससे जो हमें प्राप्त होता है दोस्तों, वो होता है बल का सूत्र, यानी कि बल का सूत्र या बल का व्यंजक। तो बल का सूत्र या व्यंजक जो हमें प्राप्त होता है, वो न्यूटन के कौन से नियम से प्राप्त होता है दोस्तों, वो होता है न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त। क्लियर है दोस्तों। चलो भाई, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। ऑप्शन नंबर ए, भारहीनता, बी, जड़त्व, सी, कुछ भार, डी, अक्रियता। दोस्तों अगर हम बात करें, किसी पिंड या उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा जड़त्व। यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम जड़त्व। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं भाई, जड़त्व कहते हैं। यानी कि जड़त्व के कारण ही उसकी स्थिति में भी परिवर्तन का विरोध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं भाई। रॉकेट की कार्यप्रणाली
किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के प्रथम नियम पर, बी न्यूटन के द्वितीय नियम पर, सी न्यूटन के तृतीय नियम पर, डी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो गाइस मैंने आपको अभी बताया था कि जो रॉकेट की जो कार्यप्रणाली है वो हमारे काम करती है किस पर? संवेग संरक्षण पर। किस पर काम करती है दोस्तों? संवेग संरक्षण पर। ठीक है, संवेग संरक्षण पर ये काम करती है रॉकेट की प्रणाली। और संवेग जो आता है हमारा वो कौन से नियम में आता है दोस्तों? वो न्यूटन के द्वितीय नियम से आता है। तो यानी कि रॉकेट की जो कार्यप्रणाली वो किस सिद्धांत पर आधारित होगी? वो न्यूटन के दूसरे नियम पर आधारित होती है। कौन से नियम पर आधारित होती है भाई? वो न्यूटन के दूसरे नियम पर आधारित होती है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट चलते हैं भाई। अश्व, अश्व का मतलब घोड़ा, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है जड़त्व आघूर्ण, यानी कि वो जड़त्व आघूर्ण के कारण गिर सकता है, द्रव्यमान का संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग गिर सकता है, विश्राम के जड़त्व के कारण गिर सकता है, या फिर गति का तीसरा नियम के कारण गिर सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो गिरेगा किसके कारण? विश्राम के जड़त्व के कारण वो क्या कर सकता है? उसके गिरने की आशंका बनी रहती है, यानी कि गिरने की आशंका का कारण होता है। क्या होता है? वो विश्राम का जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं भाई। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? ठीक है दोस्तों, यानी कि जो व्यक्ति होता है वो पृथ्वी पर तो कम की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? ऑप्शन ए चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, बी चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, सी चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है, डी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है दोस्तों वो सही आंसर होगा। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ठीक है गाइस, इसी कारण वहाँ पर आदमी क्या होता है? अधिक ऊंचा उछल सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते। एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है? ऑप्शन ए कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, सी अधिकतम कार्य, डी धनात्मक कार्य किंतु अधिकतम नहीं। गाइस अगर देखो हम बात कर लें इसकी, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है? तो दोस्तों वह कोई भी कार्य नहीं करता है, क्योंकि जब कोई भी कार्य नहीं करता, अगर वो उस दीवार को विस्थापित करता तो कार्य करता, लेकिन उससे वो दीवार विस्थापित नहीं हुई तो उसने वहाँ पर कोई भी कार्य नहीं किया। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं अभी। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि, यानी कि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या कांच उष्मा का कुछ अलग होता है। देखो गाइस अगर हम बात कर लें पानी, कोई भी है, पानी से हम एक बोतल को भर देते हैं। ठीक है दोस्तों, बोतल में क्या भर देते हैं भाई? पानी भर देते हैं। तो क्या होता है? जब पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाए, वो टूट जाती है क्योंकि बोतल नहीं जमती, लेकिन जो बोतल के अंदर जो पानी होता है वो क्या हो जाता है? वो आपका जमने लगता है। और जब पानी जमेगा तो जमने पर क्या होगा दोस्तों? जो जल होता है या जो पानी होता है उसका आयतन क्या होगा? बढ़ जाता है। ठीक है गाइस, यानी कि उसका आयतन बढ़ जाता है और इसीलिए बोतल क्या होती है? आपकी टूट जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं भी। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? ऑप्शन ए गति का पहला नियम, बी गति का दूसरा नियम, सी गति का तीसरा नियम, या डी गति का पहला तथा दूसरे नियम का संयोजन। तो गाइस अगर हम बात करें गति का पहला नियम, इसका आपका सही आंसर हो जाए, क्योंकि गति के पहले नियम में हमारे कई सारे जो है ना, एक विश्राम का जड़त्व होता है दोस्तों, ठीक है, विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व। तो इन गति के जड़त्व के कारण ही या विराम के जड़त्व के कारण ही ये हमारा सवाल बना है कि यदि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो उसमें दोस्तों गति का पहला नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों? उसमें गति का पहला नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्टडी विद पुनीत जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है गाइज, आप इसे आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस पर ये वीडियो चल रही है। मैं जो फिजिक्स से लेकर चल रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, स्टील की गोली पारे में तैर सकती है? ऑप्शन नंबर ए पारे में कोई भी वस्तु डूब नहीं सकती। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, या गोली तैर नहीं सकती। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें स्टील की गोली पारे में तैर सकती है, क्योंकि स्टील का जो घनत्व है वो पारे की अपेक्षा क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी कि स्टील का घनत्व
पारे की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए स्टील की गोली पारे में तैरती है या तैर सकती है। क्लियर साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो वह बाल्टी की पैंदी में बैठ जाएगी, यह पारे की सतह पर तैरेगी, यह घुल जाएगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो गाइस ध्यान से समझो, अगर एक लोहे की गेंद को पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो वह क्या करेगी, पारे की सतह पर तैरेगी, यानी कि जो पारे की जो सतह होगी उस पर वो क्या करेगी, उस पर जाकर तैरने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं अभी, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद भी आएगा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी 2 डिग्री सेल्सियस पर, सी 3 डिग्री सेल्सियस पर, या डी 4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अगर हम बात करें वो कौन सा टेम्परेचर जिस पर जल का जो घनत्व है, डेंसिटी घनत्व अधिक होता है, वो किस पर होता है दोस्तों, वो होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। क्लियर गाइज। घनत्व की अगर हम बात करें तो जो हमारी डेंसिटी होती है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है गाइज, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि द्रव्यमान का आप मात्रक लिखोगे तो किलोग्राम, ठीक है गाइज, प्रति मीटर की क्यूब, ये इसका घनत्व का मात्रक भी होता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो गाइज इसमें हमने आपको 16 क्वेश्चन कराए जो कि बहुत ही अच्छे सवाल थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है गाइज, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। तो आज के लिए